हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू न्यू वीडियो ऑन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट चैप्टर। इस वीडियो में हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, टाइप ऑफ ओव्यूल, मेगा स्पोरोजेनेसिस एंड जर्मिनेशन ऑफ एम्ब्रियो सैक की स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। मैंने लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बता रखा है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होता है, गायनीशियम। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन गायनीशियम होता है और गायनीशियम की यूनिट क्या है, कार्पेल या पिस्टिल। ये जो मैंने आपके सामने डायग्राम बनाया बेटा, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ कार्पेल या पिस्टिल। ये गायनीशियम जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं उसकी यूनिट होती है। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कार्पेल जो है वो 3 पार्ट में बटा हुआ होता है। कार्पेल इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। वन इज स्टिग्मा, नेक्स्ट इज लॉन्ग सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड स्टाइल, और थर्ड है एक स्वेलन पार्ट होता है ओवरी। ओवरी के अंदर ओव्यूल और फिर ओव्यूल के अंदर होता है एम्ब्रियो सैक। इस एम्ब्रियो सैक जिसे फीमेल गैमेटोफाइट भी कहते हैं, इस एम्ब्रियो सैक के अंदर बेटा क्या होता है, फीमेल गैमेट। स्टिग्मा इज ए लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर pollen grain. It is a landing platform for pollen grain। यानी जब आप सेकेंड वीडियो में देखिए जहां पर मैंने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस समझाया है बेटा, वहां पर मैंने बताया है कि जब एंथर बर्स्ट करता है तो मेच्योर पॉलन ग्रेन मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यानी एंथर से बाहर आता है और पॉलिनेशन के जरिए से वो स्टिग्मा पे आएगा यहां पर, और फिर उसके बाद फिर पॉलन ग्रेन का डेवलपमेंट स्टार्ट होता है। तो ये जो इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि स्टिग्मा इज ए लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पॉलन ग्रेन। ओके, देन आफ्टर दैट स्टाइल, उसके बाद स्वेलन पार्ट होता है ओवरी और फिर ओव्यूल। ओव्यूल जो है किसी ओवरी में एक भी ओव्यूल हो सकता है और एक से ज्यादा हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि किस तरह का प्लांट है। सी, अगर ओव्यूल में, अगर ओवरी में बेटा सिर्फ अगर एक ओव्यूल हो तो वो एग्जांपल है जैसे वीट के केस में, पैडी के केस में, मैंगो के केस में सिर्फ एक ओव्यूल होता है। एंड मेनी ओव्यूल इन ओवरी, उसका एग्जांपल है watermelon, papaya, orchid. These are the example in which many ovules is present in ovary. अगर फ्लावर में सिर्फ एक कार्पेल या एक पिस्टिल होती है तो इस कंडीशन को बेटा हम लोग मोनोकार्पेलरी कहते हैं। और ये जो मोनोकार्पेलरी वाली कंडीशन, मोनोकार्पेलरी, मल्टीकार्पेलरी, एपोकार्पस, सिनकार्पस, ये सारी चीजें आप लोगों ने 11th के मॉर्फोलॉजी चैप्टर में भी डिटेल में पढ़ रखा है। नेक्स्ट है मल्टीकार्पेलरी। मल्टीकार्पेलरी मीन्स
if more than one carpel is present in flower, is present in flower, then this condition is called multicarpellary. If more than one carpel or pistil is present in a flower, then that condition is called multicarpellary. अब बेटा ये जो multicarpellary होता है ये फिर दो तरह का होता है, एक है एपोकार्पस और नेक्स्ट है आपका सिनकार्पस. एपोकार्पस एंड सिनकार्पस. अगर सारे कार्पल जो फ्लावर में होते हैं वो एक दूसरे से फ्री होते हैं, देन दैट कंडीशन इज कॉल्ड एपोकार्पस. इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे? एपोकार्पस. और ये इसका एग्जाम्पल है. नेक्स्ट कंडीशन है सिनकार्पस. मींस एक फ्लावर में जितनी भी 4, 5, 6 जितने भी कार्पल है, अगर वो सारे कार्पल फ्यूज्ड होते हैं, देन दैट कंडीशन इज कॉल्ड बेटा सिनकार्पस. और उसका एग्जांपल है आपका पैपवर. इसका एग्जांपल है पैपवर. तो सबसे ये मैंने आपको एक बेसिक स्ट्रक्चर बनाया कार्पल का, और उसमें मैंने आपको स्टिग्मा के बारे में, स्टाइल और ओवरी के. अब हम डिटेल में समझेंगे ओव्यूल के बारे में, क्योंकि यही वो ओव्यूल स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर एम्ब्रियोसाइक का फॉर्मेशन होता है जो कि फीमेल गैमेटोफाइट होता है, और यही एम्ब्रियोसाइक फिर फर्दर डेवलप करके फीमेल गैमीट बनाता है. अब बेटा हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जो कि हमारा है ओव्यूल एंड टाइप्स ऑफ ओव्यूल.
देखिए बेटा, ये मैंने ओव्यूल का डायग्राम बनाया आपके सामने, ठीक है। ये ओव्यूल का डायग्राम बनाया और ये मैंने एनाट्रोपस ओव्यूल का डायग्राम बनाया, विच इज मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ओव्यूल फाउंड इन एंजियोस्पर्म। नियरली 80% एंजियोस्पर्मिक प्लांट में यही एनाट्रोपस ओव्यूल पाया जाता है। अब ओव्यूल जो होता है बेटा, ओव्यूल में सबसे बाहर की तरफ एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है, जिसे हम लोग इंटेगुमेंट कहते हैं। वो एक या दो लेयर की बनी होती है। यहां पर मैंने दो लेयर दिखाया, इंटेगुमेंट। और यही बेटा वो इंटेगुमेंट होता है जब फर्दर डेवलपमेंट होता है ओव्यूल का। और आपको ये बात पता होगी कि ओव्यूल जब डेवलप करता है तो सीड बनाता है। ये बात याद रखिएगा, ओव्यूल जब डेवलप करता है तो सीड बनाता है, और ओवरी के डेवलपमेंट से फ्रूट का फॉर्मेशन होता है। तो बेटा इंटेगुमेंट जो होता है ये क्या करता है, ये सीड में सीड कोट का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। इंटेगुमेंट सीड कोट का ये प्रोटेक्टिव लेयर होती है। ये एक तरह की, मैं यहां ब्रैकेट में लिख दे रहा हूं, ये प्रोटेक्टिव लेयर होती है विच इज फॉर्म अराउंड दी पॉलन ग्रेन। लेकिन ये जो पॉलन ग्रेन की पूरी बॉडी को कवर की रहती है, लेकिन एक जगह ये एब्सेंट होती है, और इसको हम लोग माइक्रोपाइलर एंड कहते हैं या माइक्रोपाइलर पोल कहते हैं। इस माइक्रोपाइलर की पोल की जो अपोजिट जगह होती है उसे हम लोग चैलेजल एंड कहते हैं, ठीक है बेटा। ये जो और उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर मेन जो है वो एम्ब्रियो सैक होता है। ओव्यूल के अंदर ये ओव्यूल की जो मेन बॉडी है, ये इसे हम समझिए मेन बॉडी कह रहे हैं। तो ये जो मेन बॉडी है ओव्यूल की, उसके अंदर बेटा एम्ब्रियो सैक, या इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, फीमेल गैमेटोफाइट कहते हैं। आगे हम लोग अभी इसके डिटेल में इसके बारे में पढ़ेंगे। ओके बेटा, फीमेल गैमेटोफाइट कहते हैं एम्ब्रियो सैक या फीमेल गैमेटोफाइट। इसमें जो इंटेगुमेंट होती है वो 2n होती है, न्यूक्लियस 2n होती है। लेकिन याद रखिएगा एम्ब्रियो सैक n होता है। ये सब बेटा क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन है जो मैं आपको बता रहा हूं। हर चीज को नोट्स पे अच्छे तरीके से लिखिए। उसके बाद देखिए, ये हाइलम पार्ट है जो फ्यूनिकल को कनेक्ट करता है मेन बॉडी ऑफ ओव्यूल से। ये ऑब्चुरेटर है विच इज आउटग्रोथ ऑफ फ्यूनिकल, और ये स्टॉक है जो कि कनेक्ट करता है ओव्यूल को प्लासेंटा से, एंड दैट स्टॉक इज कॉल्ड फ्यूनिकल। ओके स्टूडेंट्स, तो ये मैंने आपके सामने एनाट्रोपस ओव्यूल का एक डायग्राम बनाया है। इसमें ये जो है, ये एम्ब्रियो सैक के जस्ट बाहर की तरफ एक सेल होती है 2n है, जिसे हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं। इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि यही वो न्यूक्लियस सेल है जो फर्दर डेवलप करती है तो मेगास्पोर मदर सेल बनाती है। और ये जो न्यूक्लियस जो सेल है ये न्यूट्रिटिव टिश्यू है। जो न्यूक्लियस है ये न्यूट्रिटिव टिश्यू है। ठीक है बेटा, जो न्यूक्लियस सेल्स होती हैं ये एक न्यूट्रिटिव टिश्यू है, क्योंकि इसके अंदर रिजर्व फूड मटेरियल होते हैं, और ये न्यूट्रिशन यानी न्यूक्लियस जो है वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है डेवलपिंग फीमेल गैमेटोफाइट यानी एम्ब्रियो सैक को। तो ये स्ट्रक्चर है आपके एनाट्रोपस ओव्यूल का। बहुत ही ये इन्वर्टेड ओव्यूल होता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड के लिहाज से। बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है। एनाट्रोपस ओव्यूल के बारे में पूछा जाता है कि उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करिए, आप ओव्यूल का स्ट्रक्चर ड्रॉ करिए और उसे एक्सप्लेन करिए। तो ये ओव्यूल का डायग्राम आपको आना चाहिए। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन में ये है, कुछ बातें मैं आपको बताऊं। फर्स्ट इज
ठीक है बेटा, जो अभी आपको जो डायग्राम आप देखिए जरा उसको, डायग्राम में जो मैंने मेन बॉडी ऑफ ओव्यूल कहा था, मेन बॉडी ऑफ ओव्यूल प्लासेंटा, वो जो कुशन लाइक स्ट्रक्चर होता है, प्लासेंटा जो है वो ओव्यूल से अटैच होता है बाय ए स्टॉक, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, फ्यूनिकल। हाइलम, हाइलम वो पॉइंट होता है जहां पर फ्यूनिकल मेन बॉडी ऑफ ओव्यूल से अटैच होती है, ठीक है बेटा, उसे हाइलम कहते हैं। नेक्स्ट ऑब्ट्यूरेटर क्या होता है, मैंने ऑब्ट्यूरेटर के बाद लिख दिया कि इट इज आउटग्रोथ ऑफ, लेकिन ऑब्ट्यूरेटर जो होता है ये कुछ फैमिलीज हैं, कुछ प्लांट्स की फैमिलीज हैं, सिर्फ उन्हीं में पाया जाता है। जनरल केस में ऑब्ट्यूरेटर एब्सेंट होता है। ऑब्ट्यूरेटर का वैसे ये आउटग्रोथ होता है फ्यूनिकल का, और इसका फंक्शन क्या होता है, इट गाइड द पॉलन ट्यूब को गाइड करता है टुवर्ड्स द माइक्रोपाइलर एंड, इट गाइड द पॉलन ट्यूब टुवर्ड्स माइक्रोपाइलर एंड, ये ऑब्ट्यूरेटर का फंक्शन होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं बेटा, और नेक्स्ट टॉपिक है आपका टाइप ऑफ ओव्यूल। टाइप ऑफ ओव्यूल, और उसमें पहला टाइप जो है वो किस बेस पे है, ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ न्यूसिलस। ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ओव्यूल, इसमें क्या है, ये 10 न्यूसिलेट होता है, और दूसरा है कैसिन्यूसिलेट। जो 10 न्यूसिलेट क्या है, न्यूसिलस इज नॉट वेल डेवलप्ड, यानी उसमें न्यूसिलेट्स की जो सेल्स होती हैं वो बहुत ज्यादा डेवलप नहीं होती है, लेकिन इसमें क्या होती है, वेल डेवलप होती है। जो सेकेंड टाइप है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ लेयर्स ऑफ इंटीगुमेंट, कितनी लेयर्स है। देखिए अभी जो मैंने आपको डायग्राम बेटा देखिए आप लोग, एनाट्रोपस ओव्यूल का जो डायग्राम मैंने बनाया, उसमें मैंने 2 लेयर दिखाई है, उसमें मैंने 2 लेयर इंटीगुमेंट दिखाया है, लेकिन मैंने कहा एक भी हो सकती है। अब बेटा मैंने सेकंड क्या केस बताया, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ लेयर्स ऑफ इंटीगुमेंट, और ये 3 ग्रुप से हो सकती है। एटेक्मिक यानी जिसमें इंटीगुमेंट एब्सेंट हो, नेक्स्ट है यूनिटेक्मिक जिसमें एक लेयर हो इंटीगुमेंट का, और थर्ड है तुम्हारा बाइटेक्मिक यानी 2 लेयर ऑफ इंटीगुमेंट। अब इस इंटीगुमेंट से रिलेटेड मैं कुछ स्पेशल तरह के इंटीगुमेंट्स आपको बताना चाहता हूं जो काफी बार पूछे गए हैं। एक एरल है, एक कैरेंकल है, उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं।
सो फर्स्ट क्या है? एरिल. एरिल इट इज अ टाइप ऑफ थर्ड इंटीग्यूमेंट विच इज फाउंड इन लीची. लीची में जो एडिबल पोर्शन होता है ना, जो व्हाइट एडिबल पोर्शन होता है, उसे एरिल कहते हैं. ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार मेडिकल में आया है. आप इसे टिक करिए, कम से कम 50 बार टिक करिए. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये. नेक्स्ट है कैरंकल या स्टॉफियोल, और ये कहां पाया जाता है? कैस्टर बीन के केस में. नेक्स्ट क्या बेटा? कैरंकल या स्टॉफियोल. इसमें कैस्टर बीन के केस में क्या होता है? जो आउटर इंटीग्यूमेंट लेयर होती है, जो आउटर इंटीग्यूमेंट लेयर होती है, जो माइक्रोपाइलर रीजन के जो करीब होती है, उसमें प्रोलिफरेशन होता है. प्रोलिफरेशन मतलब डिवीजन होता है. अब जब डिवीजन होता है तो उस जो एक्स्ट्रा सब्सटेंस जो एक्स्ट्रा बनता है उसे ही हम लोग कैरंकल कहते हैं. और उस कैरंकल में क्या होता है? शुगर का कंटेंट ज्यादा होता है. अब उसकी वजह से फंक्शन क्या होता है? शुगर के कंटेंट की वजह से कैरंकल का दो इंपॉर्टेंट फंक्शन है. फर्स्ट, ये एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर करता है, और दूसरा ये डिस्पर्सल ऑफ सीड में हेल्प करता है. तो इसका दो फंक्शन इंपॉर्टेंट है. इसमें शुगर कंटेंट ज्यादा होने की वजह से एक तो एब्जॉर्प्शन करता है वाटर का, और दूसरा ये डिस्पर्सल ऑफ सीड करता है. तो ये दो इंपॉर्टेंट इंटीग्यूमेंट मुझे आपको बताने थे, एक एरिल और दूसरा कैरंकल. अब नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट चलते हैं बेटा. टाइप ऑफ इंटीग्यूमेंट में ही थर्ड है ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ओव्यूल. ओके, ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ओव्यूल. डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ओव्यूल का क्या मतलब? फ्यूनिकल, चलेजा, हाइलम, फ्यूनिकल, माइक्रोपाइल, ये आपस में किस तरीके से अरेंज है, ये आपस में किस तरीके से अरेंज है, और इनकी अगर इनके अरेंजमेंट चेंज होता है तो अलग अलग तरीके के ओव्यूल्स डेवलप होते हैं. उसमें पहला है आपका ऑर्थोट्रोपस. ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल, या इसे हम लोग एट्रोपस ओव्यूल भी कहते हैं बेटा. एट्रोपस ओव्यूल भी कहते हैं. ठीक है, ये स्ट्रेट ओव्यूल भी कहते हैं हम इसे. ये मोस्ट सिंपलेस्ट ओव्यूल होता है. ये मोस्ट सिंपलेस्ट ओव्यूल होता है बेटा. ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट, माइक्रोपाइलर, चलेजा एंड माइक्रोपाइलर, चलेजा एंड फ्यूनिकल lies in one plane, one straight plane. मतलब ये देखिए डायग्राम में इसका बनाऊं. देखो बेटा, ये मैंने एक फ्यूनिकल का डायग्राम बनाया. ठीक है, ये एक फ्यूनिकल का मैंने डायग्राम बनाया. ये ऑर्थोट्रोपस टाइप ऑफ फ्यूनिकल है. ये क्या है? माइक्रोपाइलर है. ये माइक्रोपाइलर एंड हो गया. ये क्या है बेटा? ये चलेजल एंड हो गया. ये चलेजल एंड हो गया. ये क्या है? ये
फ्यूनिकल होगी। अब आप देखिए तो आप यहां पे पाएंगे कि माइक्रोपाइल, चैलेजा और फ्यूनिकल ये तीनों एक स्ट्रेट लाइन पे है। तो इस तरह के ओव्यूल को हम लोग ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल कहते हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हेमीट्रोपस या हेमी एनाट्रोपस ओव्यूल। हेमी एनाट्रोपस ओव्यूल नेक्स्ट है बेटा हमारा हेमीट्रोपस या हेमी एनाट्रोपस ओव्यूल। ये कैसा है हेमीट्रोपस या हेमी एनाट्रोपस? क्या है कि ये फ्यूनिकल है और इसके ऊपर माइक्रोपाइल और चैलेजा, यानी मेन बॉडी ये है, ठीक है, ये मेन बॉडी ओव्यूल की है और ये इस तरीके से अरेंज होती है। जो नीचे वाला है ये बेटा फ्यूनिकल होता है, तो एक दूसरे के एक 90 डिग्री पे होता है, यानी कुछ इस तरह का डायग्राम बनता है। ओके बेटा, देखिए ये क्या है, ये माइक्रोपाइलर एंड है, ठीक है। ये क्या है, ये इंटेगुमेंट है, ठीक है बेटा, ये इंटेगुमेंट है। ये क्या है, ये एम्ब्रियो सैक है। ये क्या है, दिस इज चैलेजल एंड, और ये क्या है, फ्यूनिकल। अब आप देखिए ये जो मेन बॉडी जो है, ये मेन बॉडी है ना, ये तो मेन बॉडी है। ये जो मेन बॉडी है ये फ्यूनिकल पे 90 डिग्री पे इस तरीके से अटैच होती है। तो ये है आपका हेमीट्रोपस या हेमी एनाट्रोपस ओव्यूल। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, थर्ड ओव्यूल। थर्ड ओव्यूल वो है हमारा एनाट्रोपस ओव्यूल। एनाट्रोपस ओव्यूल, ये इन्वर्टेड ओव्यूल भी कहते हैं हम इसे। और अभी जो मैंने आपको ओव्यूल का डायग्राम बनाया था ना शुरू में, जब हम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कार्पिल को मैंने डिस्क्राइब किया, कार्पिल के जस्ट बाद जो मैंने ओव्यूल का डायग्राम बनाया था वो एनाट्रोपस ओव्यूल था। ये मैंने एनाट्रोपस ओव्यूल बनाया था बेटा। इसमें देखो ये है क्या, ये माइक्रोपाइलर एंड है। ये क्या है, ये है आपका बेटा चैलेजल एंड है। ये आपकी इंटेगुमेंट, यहां पर देखो, यहां पर न्यूसिलस, ये एम्ब्रियो सैक होगी, ये वाली, ये एम्ब्रियो सैक हो गई। और ये क्या है, ये हाइलम है, ये हाइलम है। और ये क्या है बेटा, फ्यूनिकल है। एनाट्रोपस ओव्यूल क्या होता है, एनाट्रोपस ओव्यूल इस तरीके से 180 डिग्री पे बेंड हो जाता है, और इस तरीके से बेंड हो जाता है कि इसमें माइक्रोपाइल और हाइलम ये दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं। ठीक है, देखो जरूर इसको लिख लो बेटा, इसको लिख लीजिए, क्योंकि बहुत बार मेडिकल में क्वेश्चन इस तरीके से आया है कि वो कौन सा ओव्यूल है जिसमें माइक्रोपाइल और हाइलम एक दूसरे से बहुत करीब होते हैं, और ऑप्शन आ जाएगा ऑर्थोट्रोपस, एनाट्रोपस, हेमीट्रोपस, कंपाइलोट्रोपस, अर्सिनोट्रोपस, एम्फीट्रोपस, कुछ भी आ सकता है। तो ये जो मेन पॉइंट है वो ये है इसमें
कि ओव्यूल जो होता है 180 डिग्री पे बेंट होता है और या रोटेट होता है। और दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो माइक्रोपाइल और हाइलम जो है वो एक दूसरे के बहुत करीब हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया एनाट्रोपस। अब नेक्स्ट बेटा हम चलते हैं इसमें, नेक्स्ट है हमारा इसमें कैम्पाइलोट्रोपस। कैम्पाइलोट्रोपस ओव्यूल, इसे हम लोग कर्व्ड ओव्यूल भी कहते हैं, इसे कर्व्ड ओव्यूल भी कहते हैं। ये क्या है बेटा कंपाइलोट्रोपस पे? बॉडी ऑफ ओव्यूल, बॉडी ओव्यूल की जो बॉडी होती है वो इस तरीके से कर्व हो जाती है, इस तरीके से कर्व हो जाती है कि इसमें हर केस में आप देखेंगे कि माइक्रोपाइल और चेलेजा वो एक दूसरे के एकदम अपोजिट यानी स्ट्रेट लाइन पे है। जैसे यहां पर भी देखिए, आप किसी में भी देख लीजिए, चाहे इससे पहले मैंने हेमीट्रोपस बनाया, देखिए उसमें वो एक दूसरे से एक ही लाइन पे मौजूद है, यहां पर भी देखिए। लेकिन कंपाइलोट्रोपस में ये चीज नहीं होती है, ओव्यूल इस तरीके से और एम्ब्रियो सैक इस तरीके से कर्व्ड हो जाता है। इसका डायग्राम हम लोग देखते हैं। यहां बनाते हैं इसका डायग्राम। देखो ये देखिए बेटा, ये क्या है? ये माइक्रोपाइल है। इधर क्या है? ये चेलेजा। ये दोनों एक दूसरे के स्ट्रेट लाइन पे नहीं है। और ये क्या है? ये है फ्यूनिकल। सो ये क्या हो गया बेटा? ये कंपाइलोट्रोपस ओव्यूल हो गया। नेक्स्ट है आपका फिफ्थ, एम्फीट्रोपस ओव्यूल। एम्फीट्रोपस ओव्यूल क्या होता है? एम्फीट्रोपस ओव्यूल में बेटा बस एक बात आप लोगों को याद रखने की जरूरत है कि इसमें ओव्यूल और एम्ब्रियो सैक हॉर्स शू शेप लाइक अपीयरेंस होता है। बस एक बात इसमें याद रखने की, ओव्यूल जो है ये हॉर्स शू शेप लाइक स्ट्रक्चर होता है। सिर्फ ये बात ये तुम लोग याद रखो बस। इसमें जब भी क्वेश्चन पूछा गया है तो उसमें से डायरेक्ट ऐसे पूछा गया है कि वो कौन सा ओव्यूल होता है जिसमें जो कि हॉर्स शू शेप लाइक स्ट्रक्चर की तरह दिखता है। और लास्ट है बेटा इसमें सर्सिनोट्रोपस। सर्सिनोट्रोपस ओव्यूल या इसे हम लोग कॉइल्ड ओव्यूल भी कहते हैं। ठीक है, इसे हम लोग कॉइल्ड ओव्यूल भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, जो ओव्यूल है वो बेंड कर जाता है 360 डिग्री पे। और इसकी वजह से होता क्या है कि जो फ्यूनिकल है वो मान लीजिए ये बॉडी है, ये है बॉडी पूरी ओव्यूल की। अब वो फ्यूनिकल जो है वो पूरी बॉडी को इस तरीके से कवर कर लेता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि ओव्यूल पूरे बेंड कर जाता है 360 डिग्री पे।
देखो देख बेटा, ये क्या है? दिस इज फ्यूनिकल, ओके, ये फ्यूनिकल है और ये मेन बॉडी है। ये क्या है? ये मैक्रोपाइलर एंड है, ये चैलेजल एंड है, ये एम्ब्रियोसैक हो गया, ये इंटुगमेंट है, ये न्यूक्लियस है। अब आप देखिए इसमें क्या हो रहा है कि पूरी बॉडी इस तरीके से रोटेट होती है 360 डिग्री पे कि फ्यूनिकल जो होता है वो पूरी बॉडी को इस तरीके से कवर कर लेता है। तो ये हो गया डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओव्यूल। इस सारी चीज बेटा जो मैंने आप लोगों को बताई है, सब इस सारी चीजों को आप लोग अपने नोट्स पे से जरूर ड्रॉ करिए और इसे कंप्लीट कर लीजिए। इंपॉर्टेंट है, आप बार बार वीडियो नहीं देख सकते हैं, लेकिन अगर नोट्स पे होगा तो आप उसे आसानी से याद रख सकते हैं। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। मैंने आपको बताया था कि आज की वीडियो में हम 4 टॉपिक्स पे बात करेंगे। पहला हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट हमारा टाइप ऑफ ओव्यूल भी हो गया। अब उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग चलते हैं मेगा स्पोरोजेनेसिस। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा मेगा स्पोरोजेनेसिस। अभी मैं क्या करता हूं, पहले 1-2 पॉइंट इसके बारे में जरा लिख दे रहा हूं, उसके बाद मैं इसे समझाता हूं। देखिए मेरा लिखने का मेन मकसद सिर्फ यह है कि आप सही से नोट्स बना लीजिए, ठीक है? नहीं तो मैं यहां एक्सप्लेन कर सकता हूं और एक्सप्लेन करके आगे निकल जाऊं, लेकिन उससे फायदा नहीं, क्योंकि आप नोट्स नहीं बना पाएंगे। देखो बेटा मेगा स्पोरोजेनेसिस हम लोग पढ़ रहे हैं, याद करिए हम लोग ने पहली वीडियो में और दूसरी वीडियो में मिला के हमने माइक्रो स्पोरोजेनेसिस पढ़ा था। माइक्रो स्पोरोजेनेसिस पढ़ा था जहां पे मैंने बताया था माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल। अब हम लोग मेगा स्पोरोजेनेसिस पढ़ रहे हैं, और मेगा स्पोरोजेनेसिस क्या होता है बेटा? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगा स्पोर फ्रॉम मेगा स्पोर मदर सेल। फॉर्मेशन ऑफ मेगा स्पोर from megaspore mother cell means MMC through meiotic division। किस डिवीजन से? Through meiotic division is called megasporogenesis। ठीक है बेटा, is called megasporogenesis। अब होता क्या है कि जो मैंने अभी आपको ओव्यूल का स्ट्रक्चर दिखाया, ओव्यूल के स्ट्रक्चर में जो न्यूक्लियस की सेल होती है, वैसे तो न्यूक्लियस के न्यूट्रिटिव टिश्यू होती है, लेकिन न्यूक्लियस की एक जो सबसे बड़ी साइज की सेल होती है विच इज फाउंड नियर दी माइक्रोपाइलर रीजन। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट चीज है।
वो जो सबसे बड़ी सेल होती है जिसपे डेंस साइटोप्लाज्म और प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है इन द माइक्रोपाइलर रीजन इज कॉल्ड मेगास्पोर। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है मेडिकल में कि मेगास्पोर न्यूक्लियस की वो किस पोजीशन पे पाई जाती है, तो चैलेजल नहीं बल्कि माइक्रोपाइलर रीजन पे। ठीक है बेटा। देखिए बेटा, मैंने आपसे क्या कहा कि न्यूक्लियस की जो सबसे बड़ी न्यूक्लियस की सेल होगी जिसमें डेंस साइटोप्लाज्म और प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होगा, और जो माइक्रोपाइलर रीजन पे जाएंगे, ये माइक्रोपाइलर रीजन बेटा इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा, उसे हम लोग मेगास्पोर कहते हैं। अब इस मेगास्पोर में मियोसिस होगी, और आपको मैं बता चुका हूं और आपको पता भी है, मियोसिस में एक सेल से 4 सेल बनती हैं। सेल डिवीजन में आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, लेकिन मैं फिर बोल दे रहा हूं कि मियोसिस में बेटा एक सेल से 4 सेल बनती हैं। ये एक सेल है और ये है क्या, एमएमसी, मतलब मेगास्पोर मदर सेल। अब ये मेगास्पोर मदर सेल कैसी होती है, 2n होगी। अच्छा, मेगास्पोर मदर सेल 2n क्यों होगी? अरे भाई ये किससे बन रही है, ये न्यूक्लियस से ही तो बन रही है। और मैंने अभी आपको डायग्राम में दिखाया है, एनाट्रोपस ओव्यूल डायग्राम में, कि ये न्यूक्लियस कैसी सेल होती है, न्यूक्लियस 2n होती है, डिप्लॉयड होती है। लिहाजा ये जो, और न्यूक्लियस ही जब एक तरह से मैच्योर या सबसे लार्जेस्ट सेल मेगास्पोर मदर सेल बनाएगी तो वो भी 2n होगी। अब इस एमएमसी में यानी मेगास्पोर मदर सेल में जब बेटा फर्दर मियोसिस होगी तो ये क्या बनाएगी, 4 सेल बनाएगी इस तरीके से, मियोसिस सेकेंड। ये कंप्लीट मियोसिस है आपका। ठीक है बेटा। अब आप देखिए यहां पर एक सेल थी, उसने कितनी सेल बनाई, 4। यहां पर भी वही होगा, 4 सेल तो बनेंगी, 4 सेल बनेंगी, जिसे 4 मेगास्पोर कहेंगे आफ्टर मियोसिस। लेकिन उनमें से जो 3 होगी, उनमें से 3 जो होगी वो डिजेनरेट कर जाएगी, खत्म हो जाएगी। वो डिजेनरेट इसलिए करती है ताकि ये फंक्शनल और जो मेगास्पोर बची रह गई उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर सके। तो जो बची रह गई मेगास्पोर बेटा, उसे हम लोग फंक्शनल मेगास्पोर कहेंगे। एंड यही वो फंक्शनल मेगास्पोर आगे फिर फर्दर डेवलपमेंट करके एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन करेगी। अब यहां पर जो मैंने अभी आपको जो एक्सप्लेन किया है मेगास्पोरोजेनेसिस में, इसको मैं एक डायग्राम के जरिए से आपको समझाता हूं। इसी चीज को जो मैंने यहां लिखा है, इसे एक डायग्राम के जरिए से मैं समझाता हूं। देखिए, ये न्यूक्लियस की सेल्स हैं जो कि 2n होती हैं। ठीक है, ये 2n होती हैं। अच्छा, ये कौन सी सेल है, ये है मेगास्पोर मदर सेल है।
ठीक है, ये मेगा स्पोर मदर सेल, ठीक है बेटा, ये होगी। अब इसमें क्या होगी, माइटोसिस, सॉरी, अब इसमें जब मियोसिस होगी तो आपको अभी मैंने बताया कि मियोसिस दो पार्ट में बटी हुई होती है, मियोसिस फर्स्ट होती है और मियोसिस सेकेंड होती है। तो जब पहले मियोसिस फर्स्ट होगी तो दो सेल बनेंगी, ये क्या होगा बेटा, दो मेगा स्पोर बनी, मेगा स्पोर डायाड के, दो मेगा स्पोर का फॉर्मेशन होगा, ठीक है बेटा, दो मेगा स्पोर का फॉर्मेशन होगा। ये माइक्रोपाइलर एंड इधर है, इधर चैलेजल है, और ऊपर की तरफ ये न्यूक्लियस है, अरे न्यूक्लियस सेल्स है। फिर इसमें मियोसिस होगी, यानी मियोसिस सेकेंड होगी, अब ये मेगा स्पोर टेट्राड कहलाएगा, ठीक है बेटा, क्योंकि अब यहां पर 4 मेगा स्पोर बन चुके हैं आपके मेगा स्पोर मदर सेल से। और ये इधर की पोजीशन की तरफ ये चैलेजल एंड होगी और ये माइक्रोपाइलर, ठीक है बेटा, ये माइक्रोपाइलर एंड। अब क्या होगा, मैंने आपको बताया कि 3 मेगा स्पोर डी जनरेट कर जाएंगी और सिर्फ एक ही बची रह जाएगी, ठीक है बेटा। अब आप देखिए, अब यहां पर क्या हुआ, मैंने आपको बताया था मेगा स्पोर मदर सेल में मियोसिस होगी, 4 मेगा स्पोर बन जाएंगे, 3 डिजनरेट कर जाएगा और जो बची रह गई सेल, जो बचा रह गया मेगा स्पोर, उसे हम लोग फंक्शनल मेगा स्पोर कहेंगे। एंड दिस फंक्शनल मेगा स्पोर विल बेटा लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। वो अभी इस पे डिस्कस करेंगे। एक इंपॉर्टेंट चीज बता दूं मैं आपको, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इधर की तरफ माइक्रोपाइलर है और इधर की तरफ चैलेजल एंड है, तो वो जो फंक्शनल मेगा स्पोर जो बची रह गई फंक्शनल मेगा स्पोर, वो माइक्रोपाइलर की तरफ होती है या चैलेजल की तरफ होती है, क्योंकि यही क्या बनाएगी, एम्ब्रियो सैक। तो ये जो फंक्शनल मेगा स्पोर की पोजीशन क्या होती है, ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो आप बताएंगे, इसीलिए मैंने बहुत साफ क्लियर कर देना, वो किस तरफ एंड होती है, चैलेजल एंड होती है। ठीक है बेटा, चलिए अब इसको रब करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। इसमें नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सैक या फीमेल गैमेटोफाइट। ओके स्टूडेंट्स, अभी मैंने आपको डायग्राम बनाया था, ये न्यूक्लियस की सेल्स। अब न्यूक्लियस सेल्स का जो न्यूट्रिटिव टिश्यू जो है वो क्या करेंगे, इसे न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना स्टार्ट करेंगे। ये है फंक्शनल मेगा स्पोर, ठीक है बेटा, ये चैलेजल एंड।
चैलेजल एंड, और इधर की तरफ माइक्रोपाइलर एंड, माइक्रोपाइलर एंड। ओके स्टूडेंट्स, अब क्या होगा, यहां पर फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होगा, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होगा। फ्री न्यूक्लियर डिवीजन का मतलब होता है, देखिए जब भी सेल डिवाइड करती है तो पहले न्यूक्लियस डिवाइड करता है, ठीक है, उसके बाद फिर सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है, यानी पहले कैरियोकाइनेसिस होती है फिर साइटोकाइनेसिस होती है। तो यहां पर क्या हो रहा है, न्यूक्लियर फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हो रहा है। फ्री न्यूक्लियर डिवीजन में मैंने आपको बता दिया कि जब भी सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है तो पहले कैरियोकाइनेसिस होती है फिर साइटोकाइनेसिस होती है, साइटोकाइनेसिस के दौरान फिर सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है या आउटर मोस्ट लेयर का फॉर्मेशन होता है। यहां पर क्या हो रहा है, कैरियोकाइनेसिस हो रही है लेकिन उसी वक्त साइटोकाइनेसिस नहीं हो रही है या सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं हो रहा, होगा सेल वॉल का फॉर्मेशन लेकिन अभी नहीं हो रहा, थोड़ी देर में होगा, इसीलिए हम उसे माइटोसिस ना कह के इसे हम फ्री न्यूक्लियर डिवीजन कह रहे हैं। अब जब इसमें डिवीजन हुआ बेटा तो दो न्यूक्लियस बन गई, फिर इसमें फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हुआ, फिर इसमें फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हुआ, चार न्यूक्लियस हो गई, इसमें फिर बेटा फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होगा, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होगा, इस फ्री न्यूक्लियर डिवीजन में क्या होगा कि 4 न्यूक्लियस जो है वो एक पोल की तरफ और 4 न्यूक्लियस बेटा एक दूसरे पोल की तरफ होंगे। अब लास्ट में क्या होगा ये मैं इधर दिखा दे रहा हूं, रीअरेंजमेंट ऑफ न्यूक्लियाई होगा, रीअरेंजमेंट ऑफ न्यूक्लियाई होगा, रीअरेंजमेंट होगा बेटा। जब रीअरेंजमेंट ऑफ न्यूक्लियाई होगा तो एक यहां से सेंटर की तरफ जाएगा, एक इस पोल से न्यूक्लियाई और एक इस पोल से दूसरे सेंटर पे जाएगा, यानी ये कंडीशन हो जाएगी। ये कंडीशन हो जाएगी, ठीक है बेटा, ये इस तरीके से कंडीशन हो जाएगी जब रीअरेंजमेंट ऑफ न्यूक्लियाई होगा। और अगर मैं इसे थोड़ा सा और स्ट्रक्चर को और डेवलप्ड स्ट्रक्चर या मैच्योर स्ट्रक्चर दिखाऊं तो ये इस तरीके से हो जाएगा। इधर की तरफ चैलेजल एंड है, ठीक है। ये हमारा किसका मैंने डायग्राम बना दिया बेटा, ये है अब आपके एम्ब्रियो सैक। ये एम्ब्रियो सैक का डायग्राम मैंने बनाया जिसे हम लोग फीमेल गैमेटोफाइट कहते हैं। ये फीमेल गैमेटोफाइट है और यहां बीच में न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस है। अब देखो बेटा, ये हम लोग डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सैक पढ़ रहे हैं और डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सैक में मैंने आपको बताया था जो फीमेल गैमेटोफाइट होती है, जो चैलेजल एंड पे होती है,
यही फर्दर डेवलप करके एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन करती है। पहली बार फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होगा तो 2 न्यूक्लियस बनी, फिर फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हुआ तो 4 न्यूक्लियस, फिर फर्दर हुआ तो 8 न्यूक्लियस। अब इनका रीअरेंजमेंट होगा और रीअरेंजमेंट से आप क्या बना, ओव्यूल बन गया, सॉरी एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन हो गया। अब इसमें ये जो 3 सेल हैं जो चैलेजल एंड की तरफ होती हैं, इन्हें बेटा हम कहते हैं एंटीपोडल सेल, एंटीपोडल सेल। ठीक है, ये जो होती हैं ये एंटीपोडल सेल होती है। अच्छा एक और बात बताता हूं, ये जो फंक्शनल मेगास्पोर ये एन होती है, फंक्शनल मेगास्पोर बेटा एन होती है, इसीलिए एम्ब्रियो सैक भी जो होगी आपकी वो कैसी होगी, एम्ब्रियो सैक भी कैसी होगी, एम्ब्रियो सैक भी एन होती है। ये एंटीपोडल सेल है, ये सेंट्रल सेल होती है और सेंट्रल सेल में पोलर न्यूक्लियाई होता है। ओके बेटा, सेंट्रल सेल में पोलर न्यूक्लियाई होता है। सेंट्रल सेल के लिए एक और बात बता दे रहे हैं, सेंट्रल सेल इज द लार्जेस्ट सेल ऑफ द एम्ब्रियो सैक। ये लार्जेस्ट सेल होती है ऑफ एम्ब्रियो सैक। ठीक है बेटा, सेंट्रल सेल जो है वो आपके एम्ब्रियो सैक की सबसे लार्जेस्ट सेल होती है। ये है एग, ये एग है और ये क्या है, ये सिनर्जिड है। ये एग है और ये सिनर्जिड है, ये 2 सेल सिनर्जिड होती है और उसके जस्ट ऊपर की तरफ लार्ज एग पाया जाता है और अंदर की तरफ क्या है, फिलीफॉर्म एपरेटस, फिलीफॉर्म एपरेटस। ठीक है बेटा, तो ये जो स्ट्रक्चर मैंने आपके सामने बनाया है ये एम्ब्रियो सैक का या फीमेल गैमेटोफाइट का स्ट्रक्चर है, जिसमें 7 सेल होती है एंड 8 न्यूक्लियस होते हैं और ये बनता है फंक्शनल मेगा स्पोर से। याद रखिएगा बेटा, इधर चैलेजल एंड है और इधर की तरफ क्या है, माइक्रोपाइलर एंड है। ठीक है, इधर चैलेजल एंड है और इधर की तरफ माइक्रोपाइलर एंड है। अब थोड़ा सा मैं इस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। सॉरी, ये चैलेजल एंड और ये जो है बेटा ये है आपकी एंटीपोडल सेल। ठीक है, तो पहली चीज जो एम्ब्रियो सैक या फीमेल गैमेटोफाइट जो है वो हैप्लॉइड होता है यानी एन होता है, पहली कंडीशन। इसमें पहला पॉइंट क्या होता है, ये एन है। दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि टुवर्ड्स चैलेजल एंड एंटीपोडल सेल, ये सब इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, याद रखिएगा। ये सब क्वेश्चन यही सब इसी तरीके के आते हैं कि चैलेजल एंड की तरफ कौन सी सेल होती है, क्या एंटीपोडल होती है या एग होती है या सिनर्जिड होती है। तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा कंफ्यूज करने वाले होते हैं, तो ये चीज याद रखिएगा कि चैलेजल एंड पे एंटीपोडल सेल इज at chalazial end antipodal cell is found. Okay, next is at micropylar region, at micropylar end egg apparatus is found. Egg apparatus is found. And what is egg apparatus? Egg apparatus means egg plus synergid. Egg apparatus means बेटा 1 egg plus 2 synergid को हम लोग क्या कहते हैं, egg apparatus is found. ठीक है बेटा। अच्छा, नेक्स्ट सेंट्रल सेल, जो मैंने यहीं पे लिख दिया ये पॉइंट, सेंट्रल सेल इज द लार्जेस्ट सेल ऑफ योर एम्ब्रियो सैक। Next point, in synergid cell,
filiform apparatus is found. Filiform apparatus is found. ओके, फिलिफॉर्म apparatus is found. अब यहां पर एक और बात कर लेते हैं, क्या फंक्शन होता है फिलिफॉर्म apparatus का? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फिलिफॉर्म apparatus? ओके, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फिलिफॉर्म apparatus? फिलिफॉर्म apparatus का फंक्शन क्या होता है कि जब पॉलन ट्यूब आता है, पॉलन ट्यूब जब स्टिग्मा पे डेवलप करेगा, स्टाइल से होते हुए, ओव्यूल से होते हुए, जब वो एम्ब्रियो सैक पे आता है तो वो माइक्रोपाइलर रीजन से इंटर करता है, क्योंकि उसे एग तक जाना होता है, तो वो माइक्रोपाइलर से इंटर करता है। तो कौन इसे गाइड करता है कि कहां से इंटर करना है? वो कौन होता है? फिलिफॉर्म apparatus. ये आपके 1 नंबर में कई बार क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फिलिफॉर्म apparatus. It guide the entry of pollen tube in the synergid cell. ठीक है बेटा, तो ये 3. अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट ये है, मैं इधर लिख दे रहा हूं, आप लोग इधर देखिए, मैं 3 पॉइंट और 4th पॉइंट ये है कि ये जो एम्ब्रियो सैक होती है, एम्ब्रियो सैक असल में 7 सेल्ड होती है, 7 सेल्ड होती है, और वो 7 सेल 3+1+3 के हिसाब से होती है. 3 एंटीपोडल, ठीक, ये पोलर न्यूक्लियाई को एक ही काउंट करते हैं, और ये 3 एक एपरेटस की सेल, तो 3+, तो 7 सेल्ड होता है एंड 8 न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियाई, और न्यूक्लियाई के लिए हम 3+2+3 काउंट करते हैं, 3, 2 एंड 3. ठीक है बेटा. अब एम्ब्रियो सैक में किस तरीके से फर्टिलाइजेशन होता है, फीमेल गैमीट से कैसे अटैच होता है, ये आगे का टॉपिक है. हम जब फर्टिलाइजेशन में डिस्कस करेंगे वीडियोस में, उसमें हम आपसे ये बात डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो ये हो गया आपका डिस्क्रिप्शन एम्ब्रियो सैक का. इसके अलावा भी जो डिस्क्रिप्शंस हैं, हम जब नेक्स्ट और दूसरी वीडियोस बनाते चले जाएंगे और वहां पर इसके और दूसरे डिस्क्रिप्शंस भी आते चले जाएंगे. लास्ट में एक और टॉपिक पे बात करते हैं बेटा. हम लोगों ने एम्ब्रियो सैक के डेवलपमेंट पे भी बात कर ली. अब एम्ब्रियो सैक का जो जर्मिनेशन होता है ना, जो अभी मैंने आप लोगों को बताया, एम्ब्रियो सैक का जो जर्मिनेशन होता है वो 3 तरीके से हो सकता है. एम्ब्रियो सैक जो है ये, इसकी जर्मिनेशन अगर हम बात करें तो 3 तरीके से हो सकती है. सबसे पहले हम बात करते हैं मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सैक. मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सैक, इट इज ऑल्सो नोन एज पॉलीगोनम टाइप. ठीक है, इट इज ऑल्सो नोन एज पॉलीगोनम टाइप, and this is one of the most common type of embryo sac found in angiosperm. Most common type. ठीक है बेटा, ये मोस्ट कॉमन टाइप होता है. नेक्स्ट पॉइंट, मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सैक क्या होता है? देखो अभी मैंने आप लोगों को अभी देखिए जस्ट पहले, एक पेज पहले मैंने आप लोगों को डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सैक पढ़ाया है. पढ़ाया नहीं पढ़ाया? डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सैक पढ़ा है. उस डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सैक में देखिए बेटा, सिर्फ एक फंक्शनल मेगास्पोर, 4 बनते तो 4 हैं, लेकिन सिर्फ एक फंक्शनल मेगास्पोर क्या करता है? एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन करता है. अगर एक फंक्शनल एम्ब्रियो सैक से एम्ब्रियो सैक का एक फंक्शनल मेगास्पोर से एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन हो रहा है, देन दैट इज कॉल्ड मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सैक.
देखिए, when one functional megaspore is involved in the formation of embryo sac, it is called monosporic. Monosporic is most common type of embryo sac, and third point is it is also known as, this is the important thing, monosporic embryo sac is also known as polygonum type. Next is bisporic embryo sac. बाइस्पोरिक मतलब यहां पर क्या था, वन फंक्शनल मेगास्पोर, अगर दो फंक्शनल मेगास्पोर एम्ब्रियो सैक बनाते हैं तो उसे क्या कहेंगे, बाइस्पोरिक. थर्ड क्या है बेटा, टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियो सैक. ये क्या होता है, जब जो चारों मेगास्पोर, 4 मेगास्पोर इज इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो सैक. तो इस वीडियो में बेटा मैंने आप लोगों को डिटेल में फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, टाइप्स ऑफ ओव्यूल, मेगास्पोरोजेनेसिस, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सैक या फीमेल गैमेटोफाइट, इन सारे टॉपिक्स को मैंने आपको अच्छे तरीके से कवर किया है. आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी पॉइंट मैंने आपको बताया, इसीलिए मैं सारी चीजों को बोर्ड पे लिख रहा हूं, इससे आप अपने नोट्स में कहते हैं आप इसका नोट्स बनाइए और उसे अच्छे तरीके से लर्न करिए, और तभी इसके बाद इसके सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है बेटा, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पॉलिनेशन पे डिस्कस करेंगे. एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो.